बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद और स्टूडियो पर साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है। सबसे पहले तो कायदे मिल्लत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज जन्मदिन है, जिसकी हर पाकिस्तानी को खुशी है, जिसने भी इस पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और केस लड़ा पाकिस्तान के। और पाकिस्तानियों के लिए ख़ासकर ये बड़ा जज्बे का दिन है कि आज उनके कायद का जन्मदिन है। दूसरी तरफ ईसाई कम्युनिटी आज अपना एक त्यौहार मना रही है, उनका मजहबी जो त्यौहार है उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि सिंध से शुरू होने वाला इनकलाब पूरे मुल्क में फैलाएंगे। बिलावल साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका इनकलाब तो ज़्यादा पानी आने से बढ़ जाना चाहिए, ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ज़्यादा पानी आता है। बिलावल साहब के इनकलाब को सिंध में हमने इस तरह से देखा, वो इस इनकलाब की हकीकत क्या है कि वो अब इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। खल साहब क्या कहेंगे, सिंध में इनकलाब आता है तो पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात उन्होंने कही कि सिंध से जो इनकलाब है पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे, और सूरत हाल ये है कि वो कराची की सीट जो है उससे भी बाहर हो गए। यानी अपना सिंध का जो दारुल हुकूमत है कराची, वहाँ पे भी जो लियारी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, या क्या वजह ऐसी हुई कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वो सीट है वहाँ से भी वो उन्होंने लड़ने की इलेक्शन जसारत नहीं की। हालांकि ये वही लियारी का हल्का है जहाँ पे ना सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, बल्कि उसके साथ साथ उनकी वालदा जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके साथ साथ आसफ अली जरदारी जो है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ा। अब सूरत हाल ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा या आसफ जरदारी किसी की जानब से, या उनकी फुप्पो जो हैं फरियाल तालपुर कराची में, उन्होंने किसी भी नशिस्त से हिस्सा नहीं ले रहे। तो बातें हैं पाकिस्तान तक ये सारा मामला फैलाने की। तो आज उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर फिर उन्होंने जो उनका टारगेट है, बेसिकली वो नवाज शरीफ, हर उनकी तकरीर के अंदर जो टारगेट होता है वो नून लीग और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है उनके जो है निशाने पर होते हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि यही नवाज शरीफ साहब जो जिन्होंने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। तो अब देखते हैं कि जो बात वो कर रहे हैं, कि बात तो जिस तरीके से वो कर रहे हैं, दावे जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वैसे जमीनी जो ये बातें कर रहे हैं इसके पीछे कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस इतना क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ एक जुमलेबाजी का और इंतखाबी ये टैक्टिक्स होते हैं, और ये जो कंपेन होती है ना जो इंतखाबी, ये उसके लिए दाव पेच होते हैं। और इस तरीके से कि ज़बान इस्तेमाल करके, या इस तरह के स्लोगन या नारे, या इस तरह के जो जुमले अदा करके, मकसद ये होता है कि जो अपने कारकुन हैं उनको जोश व जज्बा उनको मोबिलाइज करना, और दूसरी जो पार्टी है उसके ऊपर जो तंज इस तरह के करके मकसद ये होता है कि अपने आप को बरतर पार्टी साबित करना और उनको कमतर साबित करना। अब मामला ये है कि एक तरफ तो ये दावे हैं, और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन तो लाहौर से लड़ने के भी कागजात, कराची से वो लड़ नहीं रहे, लेकिन लाहौर आके उन्होंने 2 हलकों के अंदर, या बल्कि 3 हलकों के अंदर जो कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। लेकिन पंजाब के अंदर आप बता दें मुझे कोई ऐसा हल्का है जिस पे हाथ रख के आप बता दें कि जनाब ये जो सीट है ना, ये तो इस हल्का जो कौमी का है और ये सबाइक है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट पक्की है। एक सीट एक बात, पीपल्स पार्टी एक सीट का दावा कर दे कि ये वो सीट है जनाब, हम चैलेंज करते हैं कि जी ये हम जीत के दिखाएंगे। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन तो फिर वज़ीर आज़म कैसे बन वो तो ऐसा कोई उनका, देखें कराची छोड़ के लाहौर आए हैं तो कोई उम्मीदें लेकर, कोई बातें लेकर जेन में तो आए होंगे। ऐसे तो नहीं बंदा कराची छोड़ता है अपना घर और लाहौर में आके वो तो बाप के जो 2 उम्मीदवार सीटों से, कौमी सूबाई असम्बली से लाहौर से, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो जीत जाएंगे? जिस पार्टी की यहाँ पे कोई है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। तो मामला ये है कि ये जो सूरत हाल है कि देखें ना, 141 अगर सीटें हैं पंजाब की, और उसके अंदर अगर 2-4 सीटें पीपल्स पार्टी ले भी जाती है, तो उसमें वज़ीर आज़म बनने के लिए तो फिर सबसे ज्यादा जिसके पास पंजाब की सीटें ही हैं, और उसके अंदर जो ज्यादा सिर्फ पंजाब के अंदर बेसिकली अगर कौमी जो वज़ीर आज़म बनने के लिए सबसे जो दारोमदार होता है वो सूबा पंजाब की सीटों के ऊपर होता है। बिल्कुल। और अगर सूबा पंजाब की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आधी भी ले जाती है ना, तो फिर तो समझ आती है कि बिल्कुल जी वो उनकी कोई दूर प्राइम मिनिस्टर की जो ख्वाब है वो पूरा होता नजर आता है। लेकिन अगर आधी से छोड़ के तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा भी अगर वो नहीं लेती,
तो फिर किस तरीके से वो ये क्लेम तो कर कल सकते साहब हैं? अगर पीपल्स पार्टी की सीट नहीं है तो मुस्लिम लीग नून के हालात भी तो आपके सामने है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि उनके भी हालात कुछ इसी तरह के देखिए दिखाई दे रहे हालात हैं। जो भी हैं, लेकिन सूरत हाल अब ये है कि देखिए ना, बहुत सारे जितने भी जो प्रोमिनेंट पीटीआई के लीडरशिप है वो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, हम्म, और उसकी जगह पे वकला जो है मुख्तलिफ जो है ज़्यादातर सीटों पे वो मैदान में आए हुए हैं। और जो साबिक उनके टिकट होल्डर हैं या साबिक कौमी असम्बली के जो एमएनए यानी कौमी असम्बली के जो थे उम्मीदवार, या उनके साबिक जो कौमी जो एमएनए या साबिक एमपीए या उनके साबिक जो उम्मीदवार हैं, वो ज़्यादातर तो वो हैं जो कि साल 9 मई के बाद जो है वो कोई आईपीपी को ज्वाइन कर गया, कोई अंडरग्राउंड हो गया, और कोई बैरून मुल्क चला गया, हम्म, और कोई जेल में चला गया। अब मामला ये है कि पीछे जो पार्टी है लीडरलेस पार्टी हुई पड़ी है, लीडर जिनका जेल के अंदर है, और जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह इलेक्शन के पहली दफ़ा हम देख रहे हैं तारीख के अंदर के कागजात नामजदगी जमा कराने और कागजात हासिल करने के लिए जो सूरत हाल बनी, और जिस तरह कागज़ों का छीना झपटी का एक मामला हुआ, और फिर उसके बाद छापों और गिरफ्तारियों का एक सिलसिला जो है वो जारी हुआ, तो ये उससे आप किस तरह आप समझते हैं कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, और इस तरीके से, और इलेक्शन डे में या इलेक्शन की कंपेन के दौरान भी अगर यही सूरत हाल रही, तो किस तरीके से फिर लोग जो है वो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देंगे, या कैसे देंगे इन हालात के अंदर, या लोग किस तरह घर से बाहर निकलेंगे ये तो कि एक जो सवाल सूरत हाल निशान बनी है। हुई है। तो इसका तो यकीनी तौर पर फायदा जो है जाहिर जो भी है, इसका जो रिएक्शन क्या आएगा बाद में मुल्क के लिए, और ये इलेक्शन का जो सारा सेटअप है, ये सिस्टम है, इसके ऊपर क्या सवाल उठेंगे वो बाद की बात है। वैसे कल साहब ये लेकिन तारीख का फिलहाल जो पहला सूरत इलेक्शन हाल है, है, ये तारीख का पहला इलेक्शन है जो होने से पहले ही काफी हद तक मुतनाज़ हो चुका है वो। जी बिल्कुल यही है। और उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो भी हुकूमत इस तरीके से आ जाएगी इक़्तिदार में, वो 5 साल अपने आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। हम्म, और उसका दूसरा नुकसान ये होगा कि जो भी जमात इस तरह से आएगी, वो आइंदा के इंतखाबात के अंदर जो है वो आपको कहीं नज़र शायद ना आए। जमात तो रहेगी, लेकिन वो बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि अवाम का जो रद्द अमल आएगा, और ये जो हुकूमत है वो पूरे 5 साल कर नहीं सकेगी। और फिर जो उसका मैं समझता हूँ कि जो बेनिफिशियर होगा सबसे ज़्यादा, वो पीटीआई पार्टी होगी। क्योंकि देखें, आप जब किसी चीज़ को दबाते हैं ना ज़बरदस्ती, या उसको दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, और एक हद तक कर कर के उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना कर, और उसके बाद जो उसके नतीजे में जो आप अवाम की मांगों के बरक्स किसी को अगर आप मुसलत भी करते हैं, या हो जाता है कोई, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि अवाम की वो उमंगों पे पूरा उतर नहीं सकते, और अवाम का एक सख्त रद्द-ए-अमल आता है, और उस लावे के अंदर वो चीज़ जो है इस तरह की आर्टिफिशियल बह जाती हैं, और फिर वो जो चीज़ें होती हैं जिनको दबाया गया होता है, वो इतनी ताकत से उभरती हैं कि फिर वो कहते हैं ना कि वो एक सुनामी की सूरत में आएंगी वापस, और फिर वो उनको रोकना मुश्किल हो जिसकी जाएगा। जमात बड़ी मकबूल है इस वक्त जेल में बैठा है कल साहब, क्या वो जेल से बाहर आने के बाद मजबूत लीडर नहीं बन जाएगा? देखिए, दो चीज़ें उसका वीक पॉइंट जो है बानी चेयरमैन पीटीआई के वाले से ये बताते थे। एक ये कहते थे कि ये जेल नहीं काट सकते, हम्म, ठीक है। अब यही चीज़ उनकी कमज़ोरी इन्होंने बनाई हुई थी, अपने तौर पर ये समझ रहे थे। हम्म, अब जेल तो उन्होंने काट ली है, और भी मजीद अगर 6 महीने साल रह लेते हैं, तो तो जब फर्क आप नहीं इतनी पड़ेगा। देर रह लिया, तो वो खुद उन्होंने कहा कि मैंने अब एडजस्ट कर लिया। सही है। तो ये जो हवा था, खौफ था, ये चीज़ें थी, ये तो अब वो जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर क्या ऑप्शन है? तो मामला ये है, और सारी उम्र तो जेल में नहीं रहता तो लीडर, कल तो साहब जो रख कहा सकते हैं। जाता था कि वो नशे के आदी हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जामात थे, तो वो भी तो सारी उड़ चीजें गए। खुल के सामने आ गई कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, निकली नहीं है बात। देखिए, बात करने से जो बात हकीकत अगर होती, तो ऐसी कोई चीज सामने आ जाती। ये अगर चीज, थोड़ी सी भी आती तो बड़ी हाईलाइट हाँ, करके उसको दिखाई बड़ा जाती। हाईलाइट किया जाना था, उसको बड़ा एक्सप्लाइट किया जाना था, लेकिन बात ऐसी निकली नहीं। जितने बड़े बड़े दावे किए गए कि ये घंटा नहीं रह सकता, ये एक दिन नहीं गुजार सकता, राणा सनाउल्लाह ने क्या कहने दावे किए, और इसको वो चीजें जी नहीं मिलेंगी, वहां से ये होगा वो होगा। तो आप बता दें कि इतने महीने हो गए हैं, तो फिर क्या हुआ? कोई ऐसी सीन बना, को आपने देखा कोई ऐसा मंजर? उनके वकला कहते हैं बड़े हशाश बशाश और फिटनेस के साथ वो बढ़ रहे। चले, ये तो वक्त बताएगा आ जाना बाहर उन्होंने कौन सा लंबे अरसे के लिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज़ कायम कर दिया गया। कल सब ऐसे जमा करवाने के लिए भी ऑनलाइन मरकज़ होता तो जो मनाजर हमने तारीख में पहली बार देखे शायद हमें देखने को ना मिलता। आप समझ रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, पूरी कौम देख रही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप देखें, उसके बावजूद, ये सारे इन्वायरमेंट के बावजूद, इस सारे कठिन ज़दा माहौल के बावजूद, सारी इसकी
फस्तायत के बावजूद, इसकी कार्रवाइयों के बावजूद आप देखें कि सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के कागजात जमा हुए हैं या जिस पार्टी ने कागजात हासिल किए हैं उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन हालात के बावजूद बिल्कुल दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो मामला ये है कि आज भी इन हालात के बावजूद भी यकीनी तौर पर उस पार्टी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए हैं, यानी जो बेस्ट सेलिंग टिकट है आज भी वो पीटीआई की है। ये तो चीज़ साबित करती है ना, बिल्कुल नजर आ ये जो अदादो शुमार हैं ये इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी, जो मकबूलियत का पैमाना है, जिसके सबसे ज़्यादा टिकट के लोग ख्वाहिशमंद हैं, जिसके सबसे ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो पार्टी जो है आपके सामने अदादो शुमार इस चीज़ के गवाह हैं। और नून लीग जो है वो दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे। बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक और बात, कल साहब पीपी नून लीग और एमकेएम ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीह फरिश्तें जमा करवा दी हैं, वो भी आपके पास यकीनी तौर पर पहुँच चुकी होंगी, उसकी क्या तफसीलात हैं, तो ये इस पर बात करेंगे। दूसरा, बीएपी ने कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों को जो है टिकट जारी कर दिए हैं और आम इंतखाबात पंजाब में कागजात नामजदगी की तफसीलात जो हैं वो भी जारी हो चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हुई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं इलेक्शन के, ये हर इलेक्शन के दौरान ये एक नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है और ये एक फॉर्मेलिटी होती है और उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें, और 9 लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो बतौर ट्रिब्यूनल जो है कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। इस तरीके से बतौर जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 बतौर ट्रिब्यूनल जज जो एतराज़ात सुनेंगे, और इस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान के भी जो जज हैं वो भी बतौर ट्रिब्यूनल जो एतराज़ात सुनेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपने बात की जो तरजीही जो लिस्टें हैं वो जारी कर दी गई हैं नून लीग की जानब से, उसके साथ साथ एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से। तो नून लीग की जानब से उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, हिना परवेज़ भट्ट जो हैं वो हैं, इसके साथ जो है अज़मा बुखारी हैं और फिर जो शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं और तहमीना दुल्ताना है और भी इस तरह कुछ नाम है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके अंदर अगर बात की जाए तो शाजिया मरी जो है उनका पहले नंबर पे है और उसके साथ साथ नफीसा शाह का सिंध के हवाले से और शगुफ्ता जुमानी जो है, और इसके साथ साथ सईदा शाहला रज़ा उनका नाम भी है, महताब अकबर राशिदी जो है वो भी उनको भी उनके भी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दिए हैं। तो इसी तरीके से एमकेएम जो है उन्होंने भी अपनी ख़वातीन जो है उसके लिए नाम दिए हैं। तो ये तो ज़ाहिर बात है, ये भी एक प्रोसीजर का हिस्सा है और इसमें फिर ये होता है कि जिस पार्टी की जितनी सीटें हों उस जो है शरह से या उस जो है रेशो से फिर उनको जो उनकी तरजीह बुनियादों की वही जो फहरिस्त होती है, जितनी सीटें उनके हिस्से में आती हैं उस लिस्ट के अंदर जो पहले नंबरों पे जो उनके मुताबिक जो कोटा बनता है, अगर 6 या 7 या 10, तो वो पहली 10 या पहली 6 या पहली 7 जो होती हैं वो रिजर्व सीट पर जो है मुंतखब हो जाती हैं। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी इसकी जगह पे भी ये अगर इलेक्टेड एक असम्बली है या ऐवान है तो वहाँ पे ये मखसूस नशिस्तों वाला जो काम है ये बेसिकली एक चोर दरवाज़ा है। बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो है वो पब्लिक चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्हीं का हक है कि वो ईवानों में बैठे और आपकी नुमाइंदगी करें। जो इस तरीके से ये चोर दरवाजे हैं इसके ज़रिए जो लोग आते हैं वो पब्लिक के चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते और उनको हक इक़्तिदार का कोई अवाम पर हुक्मरानी का कोई कल साहब एक और बात भी है ना यहाँ पे, इसी पर मैं बात जो आप कर रहे हैं मैं भी थोड़ा सा देखें कल साहब इसी पर हम बात कर लेते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से। और दूसरा ये ख़वातीन की जब कहते हैं कि हम बराबर हैं, हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं मैदान के अंदर आके इलेक्शन के अंदर मैदान सियासत में क्यों नहीं आते? बिल्कुल एक अवाम चोर दरवाजों की क्यों तलाश में रहती है? बिल्कुल एक अवाम का सिलेक्ट किया गया नुमाइंदा वहाँ पे पहुँचता है, उसके साथ ही एक सिलेक्शन ज़्यादा ही बात कर सकते हैं, इसको वो साथ जाके बैठ जाए उसी पावर के साथ, और दोनों का वोट की ताकत एक जितनी है, एक जितनी है, तो ये कैसे हो सकता है? फिर वो वोट बेच भी दिए जाते हैं, हमने ये भी देखिए माजी में मिसालें हैं। जो चोर दरवाजों से आते हैं फिर रेट भी वो लगवाते हैं और फिर इधर उधर भी जाते हैं, तो मामला ये चीजें ऐसे लोग होते ही अपॉर्चुनिस्ट हैं, सीजनल लोग होते हैं और ये मखसूस नशिस्तों वाला जो सिलसिला है
ये कई ऐसी खवातीन भी होंगी जो कि मुख्तलिफ पार्टियों से कभी उधर से आ जाती हैं, कभी उधर से आ जाती, कभी उधर से आ जाती। तो मामला ये है कि इस पे भी मेरा ख्याल है इसको ख़त्म होना और चाहिए, मेरे सिलसिले ख्याल में को सिर्फ खवातीन के नहीं ख़त्म है। होना चाहिए हाँ। और इन खवा जो नशिस्तें इनको ख़त्म करना चाहिए और जो भी आए असम्बली के अंदर जिसने पहुंचना है वो जनरल नशिस्तों के जरिए जो है इलेक्शन लड़कर आए। तो मेरे ख्याल में खल साहब जो ये मखसूस नशिस्तें हैं यहाँ पे बड़ों को नवाजा भी जाता है मेरे ख्याल से। यही है, पैसे भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। इसके क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये पब्लिक ने इनको रिप्रेजेंट नहीं मुंतखब करना या नामजद करना या सिलेक्ट करना, ये लीडरशिप जो है एक दो जो टॉप के जो बंदे होते हैं उन्होंने इनको सिलेक्ट करना है और इसके लिए फिर जो आपको पता ही है फिर इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन लोगों को जो है ये नॉर्मल टिकट मिलती है। क्या गरीब किसी वर्कर को कभी मखसूस नशिस्त पे आते देखा है आपने? हालांकि इसमें किसान और मजदूर की भी नशिस्तें होती हैं मेरे ख्याल से। नहीं, वो किसान और मजदूर की बेसिकली होती हैं जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे होते हैं। तो लेकिन किसान फिर के भी लिए जो है खवातीन की मखसूस नशिस्तें बड़ी तादाद खल साहब बतौर लीडर भी हमने देखा। माजी मिसालें हैं, बेनज़ीर भुट्टो की एक हमारे सामने मिसाल है, तो वो भी एक अवामी नुमाइंदा के तौर पर एक पॉपुलरिटी के साथ आई। तो खवातीन अगर अपने हकूक़ की बात करती हैं, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलती हैं, जगह जगह इनके एहतजाज हो रहे होते हैं, तो फिर मुकम्मल तौर पर इस तरह से चोर दरवाजे से मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए और बाकायदा तौर पे इलेक्शन कंटेस्ट करके अपने आवाम को एतमाद में लेके उनके अवामी वोट से, अवामी ताकत से मैदान में आना चाहिए। फिर आपके वोट का वज़न फिर वही होगा। इसी पर आगे थोड़ा सा चलते हैं। जहाँ पे ये एक सिलसिला है, ये भी एक अलमिया है जिस पर हमने बात की। एक और भी बड़ा बयान है कैप्टन सफदर साहब का। वो कहते हैं कि मेरा वजदान है और मुझे अल्लाह की तरफ से मतलब ये महसूस हुआ कि नवाज शरीफ जो है वो 5 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। एक और भी बयान सोशल मीडिया पर इनका वायरल था। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब पैदा हुए तो ये लिख दिया गया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि ये 5 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो खल साहब ये बयान किस तरफ हैं? एक बंदे को वजदान हो जाता है कि उसका जो ससुर है वो 5 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है और वो हेडलाइन बन जाती है। ये भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखना था हमने। मेरा ख्याल मैं इस पे अब क्या तबसरा करूं और इस तरह की जो बातें की जाती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम वो एक तरफ हम दूसरों को बात करते हैं और इस तरह की चीज़ें करके हमने साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों को बिशारतें उस हवाले से भी आपको पता होगा शायद हमारे कुछ जो बड़े यानी दानश्वर जो थे वो भी इस तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें बताते थे, सुनाते थे। हमारा तो हिम्मत नहीं पड़ती। और इसकी तरह अब जो कैप्टन सफदर साहब जो फरमा रहे हैं तो अब वैसे मैं खल साहब एक समझता हूँ बात कि है चीज़ जो है ना कि थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। देखिए इस्लाम को या इस तरह की चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए। एक दुनियादारी है, एक पॉलिटिक्स है, उसके अंदर ठीक है वोटों के ज़रिए जो भी 5-6 दफ़ा भी बन जाए, अगर वोट लेता है अवाम उसको अगर मुंतखब करते हैं तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें करना और वो उनके हवाले से किस हद तक सदाकत है नहीं है या इन चीज़ों को फिर प्रमोट लेकिन खल करना साहब या एक और बात भी फैलाना है ना। और प्रोपगेट करना, मैं समझता हूँ कि ये मुझे तो अजीब सी बात ये लगती है और इन चीज़ों से हमें अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है खल साहब एक और बात भी है ना। अक्सर सियासतदान जो वजदान की बातें करते हैं अक्सर औकात के पैगाम भी दे रहे होते हैं, इतलात भी दे रहे होते हैं मुखालफिन को। तो कहीं लगता नहीं है कि 5 दफ़ा वज़ीर आज़म का जो बात कर दी है कहीं इतला तो नहीं है किसी के लिए, पैगाम तो नहीं दिया गया? देखिए मामला ये है कि कल क्या होना है वो तो अल्लाह जानता है बेहतर। और ये एक बड़ी लंबी उन्होंने बात बता दी है। अभी तो चौथी मरतबा पहले वज़ीर आज़म बनेंगे, उसके बाद हुकूमत करेंगे। क्या वो डिलीवर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बनते हैं, नहीं बनते, क्या सूरत हाल बनती है और उसके बाद फिर डिटर्मिन होगा, फिर अवामी अदालत में जाएंगे और अवाम ने उसका फैसला करना है। तो कल साहब अब ऐसी बात तो ना करें, उन्हें प्रोटोकॉल मिल चुका है। उन्हें जो है वज़ीर आज़म वाला मुकम्मल जो है उन्हें उसी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बन गए हैं वज़ीर आज़म, हालात जो बता रहे हैं। चले अभी तक तो सूरत हाल यही नज़र आ रही है लेकिन बहरहाल को एक एक्सरसाइज तो होनी है 8 फरवरी को। अब देखते हैं उसके अंदर क्या एक्सरसाइज होती है, किस हद तक चीज़ें सामने की जाती हैं, मनूवर की जाती हैं, अवाम किस हद तक निकलते हैं, टर्न आउट क्या होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और वो सारे फैक्टर्स के बाद एक रिज़ल्ट आएगा जिस तरह का भी आएगा। उसके बाद फिर जारी बात है हर हल्के के अंदर एजेंट भी होंगे, मीडिया भी हो गया, फ़ोन और कैमरा भी हर एक के हाथ में है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड पे चीज़ें आएंगी और उसके बाद अब देखते हैं कि ये कितनी सीटें लेते हैं। आपने कल सब सर्वेज भी करवाए हैं, आपने ग्राउंड लेवल पे चीज़ें भी आप मुख्तलिफ
रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस हवाले से। जो 8 फरवरी की एक्सरसाइज होने जा रही है, क्या मियाँ साहब का पसीना निकलेगा या फिर वो फिट हो जाएंगे या फिर दोबारा से उनकी कोई सर्जरी वगैरह निकल आ सकती है? देखिए अभी तक तो जो हालात है ना वो तो उनके हक में जा रहे हैं। हम्म, अब जिस तरीके से ये सिचुएशन अगर रिमेन्स ये मेंटेन्ड रहती है इलेक्शन डे तक, हम्म, तो जैसे भी है वो लोगों की उमंगों के खिलाफ है या जो भी है। अब देखें ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो उम्मीदवार थे, बड़े पोटेंशियल उम्मीदवार थे पीटीआई के, लेकिन डर और खौफ की वजह से वो बेचारे कागज ना उन्होंने लिए हैं ना जमा कराए। सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी तो फैक्टर है ना कि लोग हमारे, क्या वोटर भी अगर यही सलूक, अगर वोटर ने भी यही रवैया अपना लिया कि जो उनके कैंडिडेट जो हैं जो मजबूत हैं, अगर वो डर के या खौफ के या जिस तरीके से भी कौन सी मसलतों के तहत वो नहीं अगर मैदान में आए, तो अगर वोटर ने भी उनको देखा देखी, उनको अपने ही जो उनके लोग हैं जिनको, जो उम्मीदवार जिनको उन्होंने चुना, तो मुश्किल वक्त में जब वो लीडरशिप का साथ छोड़ गए, तो वोटर भी तो डिसपॉइंट हो सकता है ना। अगर वोटर डिसपॉइंट होता है तो देन तो फिर ये बेनिफिट मिलेगा यकीनी तौर पर नवाज शरीफ को। और अगर वोटर जो है वो रिएक्शन में आके बहुत ज़्यादा पैमाने पे निकल आता है, तो वो फिर आपने देखा है कि जब 20 हल्कों के इलेक्शन थे, वफाक में हुकूमत भी थी और सारे मामलात थे पंजाब में भी, और उसका नतीजा क्या निकला कि वोटर जब निकला और इतनी बड़ी तादाद में निकला कि बहुत सारे जो आपके तमाम तर जो सरकारी वसाइल और आपके जो हथकंडे थे सारे वो जो है वो एक पसे पुश चले नहीं गए। तो खल साहब और इतने वो बड़े इतनी ज्यादा तादाद में वोट निकला कि 8-8 10-10 अगर आप जाली वोट भी बना रहे थे या बना रहे के या डाल रहे थे, लेकिन वो भी चूंकि फिगर इतना ज्यादा वो हो गया बढ़ गया। कि वो आपको मैनेज करना मुश्किल हो गया ठीक है। और आप 20 में से 15 सीटें जो अपनी ही जो सीटें हैं वो आप हार गए। तो ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये बड़ी काउंट करती है कि नहीं तो खल साहब 8 फरवरी फरवरी को वोटर जो है उसका ट्रेंड या रुझान या उसका जो बेसिकली किरदार क्या होता है, ये सारा इलेक्शन का जो नताइज है ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। चलें 8 फरवरी भी दूर नहीं है, हालात देख लेते हैं। कल साहब आते हैं, फिर दोबारा बात करते हैं, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा से वेलकम बैक। 8 फरवरी का वेट यकीनी तौर पे हमारे नाज़रीन को भी है, हर पाकिस्तानी को है, क्योंकि आम तरीन दिन साबित होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख का भी, पाकिस्तान की सियासत का भी। कौन पलटा मारेगा, कौन बाजी जीतेगा, किसको ग्राउंड से आउट कर दिया जाएगा, ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस 8 फरवरी से पहले एक 9 मई भी हुआ, जिससे बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की मकबूल जमात देखे देखे बिखरती चली गई और उसके जो शराजे बिखरे और एक एक जो है कांटा, एक एक पुर्जा जो है हमें ढूंढते नहीं मिलता। और ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी। उसके बाद चीज़ें वाज़ी होना शुरू हो गई, दोस्त दुश्मन की पहचान हुई बानी चेयरमैन पीटीआई को। इस दौरान नईम बुखारी का लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई से कहा था बाबरवान और फवाद चौधरी से बच के रहना। लास्ट टाइम याद होगा नाजरीन को भी ये खबर ब्रेक हुई थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई के जेल के अंदर फवाद चौधरी से आमना सामना हुआ, तो कहा कि तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है, तो फवाद चौधरी ने कहा खामोशी अख्तियार कर ली, कुछ नहीं जवाब दिया। तो बानी चेयरमैन जो ज़राए के मुताबिक हंसे और आगे बढ़ गए। क्या उनके दिल में है फवाद चौधरी के लिए और बाबर आवाम तो अभी भी खड़े हैं, क्या सूरत हाल बनती है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। कल साहब बानी पीटीआई से कहा था बाबर आवाम और फवाद चौधरी से बच के रहना, नईम बुखारी का ये इंटरव्यू क्या सूरत हाल पैदा करेगा तहरीक इंसाफ में? देखिए नईम बुखारी साहब जो है ये शायद कुछ नाज़रीन को नहीं पता कि जो पनामा केस है उसमें वो इमरान जो बानी चेयरमैन पीटीआई उनके वो वकील थे। और चूँकि मैं भी उस केस के अंदर था शामिल, तो मैं बड़ा देखा कि उन्होंने बड़ा मेहनत से ये केस बनाया और जिस तरीके से उन्होंने केस प्रेजेंट किया कोर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें सारी चीज़ें हुई। अब दोबारा से उन्होंने जो लोग ये दावा कर रहे थे नून लीग के ख़ास तौर पर, उसका दावों का जो उन्होंने कली खोल दिए। उन्होंने ये कहा कि एक तो अलकादर जो ट्रस्ट है उसमें जो ट्रस्टी जब बदले गए तो मैं कहता था कि ये ना करें। और बानी पीटीआई के वाले से उन्होंने जो बताया आपने कि बाबर वान के बैकग्राउंड का उनको पता नहीं, और उस वक़्त जब उनको मैंने मशवरा दिया कि वो इनसे बचकर रहना, और आज कबीना वाले कहते हैं कि हमें दिखाया नहीं गया, तो वो इस वक्त ही उठकर खड़े हो जाते और इतनी जुर्रत नहीं थी कि पूछते किस चीज़ पर दस्तखत करा रहे हैं।
तो ज़ाहिर बात है उस वक्त तो सारे अपने अपने मामलात और माल बनाने में मसरूफ़ थे। और दूसरी जानब वो ये कहते हैं कि जेल में, यानी बानी जो पीटीआई जेल में हैं और इन्हें इस अमल से गुजरना चाहिए। अब ये बड़ी अहम बात है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है ये उनके यानी अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कुबे लत पे रास आ जाती। तो बाज़ दफ़ा ये है जो है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उनके लिए, ये हो सकती है चीज़। वरना जिस तरह अदम एतमाद से पहले उनकी पॉपुलरिटी ग्राफ पार्टी का गिरा हुआ था और हुकूमत गई, और उसके बाद ये जेल वाला आखिरी जो एक्सट्रीम लेवल है वो भी वो फेस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका कल को जो आगे बता रहे हैं कि कबीना में होता तो मोहम्मद बिन सलमान घड़ी बेचने से मना करता उनकी, यानी जो है। और साथ उन्होंने कहा कि आखिरी दिन मुझे बानी पीटीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, जिस पर मैंने इनको कहा कि अपने अटार्नी जनरल से पूछें। और अटार्नी जनरल ने कहा कि वो डिप्टी स्पीकर के फैसले का दिफा नहीं करेगा। यानी उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है वो कह रहे थे हो रही थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि वुज़रा के सामने मुझसे बानी पीटीआई ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा था कि दाएं बैठे थे, आप बाएं बैठ जाएं, लेकिन असम्बली से ना निकले। मैंने इन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ ना तोड़ने का भी मशवरा दिया था और कहा था कि ये आपकी महफूज जगह है। तो बहरहाल अब ये जो उनके जो मुखलिस साथी थे उस वक़्त उनके मशवरे शायद उनको जो है पसंद नहीं आ रहे थे। चौधरी परवेज़ लाई ने भी यही कहा था कि मैं तो असम्बलियाँ तोड़ दूंगा मेरी, अगर आप वफादारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपके ही मामला गले पड़ेगा और आप जहाँ महफूज बैठे हुए हैं। वैसे खल ये साहब महफूज आपको नहीं मानना रहेंगे। पड़ेगा कि परवेज इलाही बड़े दूरअंदीश सियासतदान साबित हुए हैं, जिस बिल्कुल, तरह से उनका कहा था वही बात है। बयान भी रिकॉर्ड पे है। हम्म। उन्होंने कहा कि इसका ठीक है हम तो कर देंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होगा किसी सूरत भी। हम्म। और ये उन्होंने अपने हद तक उन्होंने भी मशवरा दिया था। और उस वैसे अभी वक्त तक साथ भी खड़े हैं। हाँ, उस वक्त नईम बुखारी साहब भी मशवरा दे रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस वक्त जो मुखलिस दोस्त थे जो मशवरे देने वाले थे उनकी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जिनमें एक फैसल वाडा भी उसके अंदर जो है उनका नाम भी शामिल है। बेशक आज वो पीटीआई के साथ नहीं है, लेकिन वो उस वक्त इसी वजह से थोड़ा साइड पे हो गए जब उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं उनके दाएं बाएं बैठे हुए उनके मशवरों पे वो अमल कर रहे हैं, और उससे वो देख रहे थे कि पार्टी और मुल्क और हुकूमत और ये सारी चीज़ें किधर जा रही थी। ठीक है खल साहब, शेख रशीद साहब इस तमाम सियासत का एक अहम मोहरा जिनकी रेटिंग भी है, जिनका नाम भी है और बड़े जोशीले सियासतदान साबित होते हैं, कहते हैं कि 17 बार वजीर रहा, कभी करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। वैसे जो उनके डिजिटल मीडिया पर दिखाया जाता है बड़े अवामी सियासतदान नज़र आते हैं, कभी मोची वाले के पास खड़े होते हैं, मोची के पास, कभी रेडी वाले के पास, कभी फट्टे पे बैठ के नान चने खा रहे होते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, हकीकत क्या है शेख साहब की? देखिए, दिखावे में ड्रामा नहीं, इस तरह बब्बर शाह चल रहा आजकल, तो जीवन नगर जो है उसमें किरदार है। तो मामला ये है कि बहुत सारे किरदार होते हैं, लेकिन बहरहाल उससे तो मुआवजा नहीं किया जा सकता। शेख रशीद साहब जो है वो आपको पता है कि ये सीजनल पॉलिटिशियन है, और वो जब से ये स्टूडेंट दौर से ही उस वक्त पॉलिटिक्स में थे, और उस वक्त भी उन्होंने बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनको ललकारा। और जिस तरह वो अपने तारीखी जो हवालों से बताते हैं कि जब उन्होंने उस वक्त के हुक्मरानों को चाकू दिखा के डरा दिया और उस वक्त जो धमकी लगाई, जेलें भी काटी उन्होंने। और बहुत दफ़ा मेरा ख्याल है कि आज की जो मौजूदा जो कैबिनेट अगर जो आएगी या जो पीछे गुजरी है, उसमें अगर कोई सीनियर मोस्ट अगर ऐसा बंदा हो जिसने सबसे ज़्यादा वजारतों के कलमदान जिसने इंजॉय किए हैं या संभाले हैं, तो उसमें शेख रशीद जो है सरे फरिश्ती होंगे, पहले दूसरे नंबरों पे उनका नंबर आएगा। तो मामला ये है कि वो पहली दफ़ा हुआ है उनके साथ कि वो जिनके तर्जमान थे और गेट नंबर 4 और सारी चीज़ें, वो पहली दफ़ा उनके साथ हाथ हुआ है। और वो जो है उनका आपस के अंदर जो है उनका तो अपना बयान था कि मैं गेट नंबर 4 का सियासतदान हमेशा मैंने सपोर्ट किया है, तो इस मेरे दफ़ा साथ जाती पहली हुई दफ़ा है। हुआ है कि उस मामले में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चले गए कि वो बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ इस हद तक उनकी जो मोहब्बत वालाना जो है वो उसने जोश मारा, और वो अपने जो मास्टर्स थे उनको भी वो भूल गए, और उनकी जो सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से फिर उनको खमियाजा भी चिल्ला भी काटना पड़ा। तो अब मामला ये है कि वो खड़े हो रहे हैं। और दूसरी जानब ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद पीटीआई के भी उम्मीदवार जो है वहाँ उनके मुकाबले में खड़े किए जा रहे हैं। खड़े किए जा रहे हैं। और दूसरी जानब ये भी खबरें आ रही हैं, जिस तरह अभी आपको बताया गया है, पता नहीं अब ये कन्फर्म आप बता सकते हैं कि जो बानी चेयरमैन पीटी के हवाले से साइफर केस के हवाले से क्या मुतलका फैसला आने वाला है, ये आ सकता है।
और उस प्रोसीडिंग के हवाले से उनकी क्या है, ज़रा उस हवाले से भी थोड़ी सी आप बता दें। अभी जो ब्रेक में जो आपसे कोई ब्रेक में कुछ सरसरी सी वफाकी दारुल हुकूमत से जो वफाकी ब्रेकिंग दारुल न्यूज़ हुकूमत से आपसे हमें कुछ खबरें मिली हैं ख्याल साहब, उसके यानी शायद हैं कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे। बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बड़ी सनसनीखेज़ और बड़ी ही उनके फॉलोअर्स के लिए तो अफसोसनाक हो सकती हैं, उनके मुखालफिन के लिए बड़ी खुशाइंद हो सकती हैं, पाकिस्तान की सियासत के लिए हैरत अंगेज़ हो सकती हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं और उसके बाकायदा शवाहिद भी कल साहब नज़र आ रहे हैं जो ही इशारे बता रहे हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कल साहब, अभी तक तो ये चीज़ें ऑन द पॉइंट हैं, लेकिन वाजे जब सिलसिला होगा तो मेरे ख्याल कार्रवाई में का इसको कोई बाइकाट के हवाले से भी कोई बात की हाँ, गई वो शायद तो बिल्कुल साइफर केस की 2 दफ़ा जो बानी चेयरमैन है वो उसका वॉकआउट कर चुके हैं और साइफर केस के हवाले से वो पीछे हट चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं इस केस को नहीं मानता, मैं नहीं सुनना चाहता। उसका हकीकी बात उस पर फैसला आ जाएगा, फिर वो फैसला मेरा ख्याल जैसा है आता है गालिबन उसको कोई ओपन ट्रायल या ट्रायल के वाले, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कोई इंस्ट्रक्शंस है या उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये इस बिल्कुल। टाइप की चीज़ है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। हुँ, और दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि फैसला भी आने जा रहा है, आने जा रहा है, तैयार हो रहा है, तो वो भी खतरनाक बता तो रहे हैं और जिस तरह फैसला से। जो आ रहा है वो भी कोई अच्छा नहीं है फैसला उनके लिए। बहरहाल हुँ, कल को उस फैसले का इम्पैक्ट क्या होता है, या आगे फिर अदालतें भी हैं, आला अदालतें हैं, जारी बात है वो हुँ। फैसला जो है नवाज शरीफ को भी तो सजाएं मिली थी ना, लेकिन अदालतों ने उनको फिर अब सजाओं को मुअत्तल भी कर इतनी दिया। ही खतरनाक मिली थी कल साहब? तो मामला देख, सजाएं तो उनको भी 10 साल 14 साल 12 साल 7 साल, मतलब इस तरह नायलियाँ भी हुँ, हुई थी, तो इनसे ज़्यादा तो उनको भी सजा बयानी चेयरमैन पीटीआई को मिलती नज़र नहीं आ रही। वो सुप्रीम बहरहाल कोर्ट की शहर जो इक़्तिदार से ऑब्जर्वेशन है, कुछ खबरें ऑब्जर्वेशन है कि उसमें सख्त सजा जो है उम्र जो मौत, सजाए मौत की उनकी जो अमशीरा की जानब से बात की, वो तो उस इम्कान को तो काफ़ी हद तक रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें तो ये चीज़ तासर या असर उसको काफ़ी ज़ायल कर दिया है, हुँ, और यकीनी तौर पर उन चीज़ों को फिर ट्रायल कोर्ट भी मद्देनजर रखेगा। हुँ। लेकिन सज़ा अगर होती है, ज़ाहिर बात है कितनी होती है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अदालत ने सज़ा देनी है, कितनी देती है, ये नहीं देती, बरी करती है, तो अभी इसलिए शहर कबल इक़्तिदार वक्त में है। कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए अफसोसनाक और उनके मुखालफिन के लिए खुशाइन साबित हो सकती हैं। अभी तक ये सिर्फ गर्दिश कर रही हैं, इनकी हकीकत क्या है वो आपके सामने हम रख देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जब करप्शन की बात की, शेख रशीद ने कहा कि मैं 17 बार वज़ीर रहा, लेकिन कोई करप्शन का केस नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर हम सियासत में अगर बात करें, कोई करप्शन से पाक जमात है, तो मुनाफ़क़त हटा के अगर देखें तो जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की तारीफ़ बनती है, क्योंकि सिराजुल हक साहब के हवाले से जो उनकी जमात इस्लामी का अगर कोई एक प्रोजेक्ट अगर बात की जाए जिसकी मुनाफ़क़त हटा के, जिसकी बिला तकल्लुफ़ हम कह सकते हैं तारीफ़ बनती है, तो वो एक अल खिदमत का प्रोजेक्ट है और एक इंतहाई शानदार एक लेविश किस्म का हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट वो लेकर आए हैं पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। उनका कहना है करप्ट और ज़ालिम हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिराजुल हक साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? किसकी उल्टी गिनती है? नॉमिनेशन नहीं की उन्होंने कल साहब। देखिए, उल्टी गिनती तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही। करप्ट कौन है? अब एक जेल में और दो पार्टियां जो करप्ट हैं, जिनके ऊपर जो जेल वाले बानी चेयरमैन कहते थे उनको चोर डाकू, वो जो ईवान इक़्तिदार में पहुँचने के लिए बेताब है और बेकरार है, तो वो अब किन की उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं, इस भी बात की समझ से बालातर है। हम्म, तो बहरहाल बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन उल्टी गिनती वाले यहाँ को आसार तो दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ। वैसे इस इलेक्शन में जमात इस्लामी कहाँ नज़र आ रही है? खामोश है बिल्कुल। देखिए, जमात इस्लामी, जिस तरह बताया ना, काजी हुसैन अहमद ने इस जमात के अंदर रूह फूंकी थी, और मैंने उनके जलसों में जब शामिल होते थे तो बाकायदा एक उनकी रिपोर्टिंग करने में या कवरेज करने में मज़ा आता था। जिस तरीके से वो आगे लीड कर रहे होते थे, कई दफ़ा हमने देखा कि उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनकी जो चश्मे हैं वो टूटे, लेकिन वो एक दबंग किस्म के, एक ज़बरदस्त किस्म के जोशीले नौजवानों से भी आगे होते थे, और उनका ऐसे लगता रहा जैसे मतलब सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो पूरे कारवान या जुलूस के अंदर जो है सबसे यंग और नौजवान जो है वो थे। हालांकि आपको पता है उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, लेकिन वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और इस हद तक उनकी एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि जब कब्ज़ा को किसी की ज़मीन पर कर लिया जाता था या नजायज़ किसी के साथ ज़्यादती हो रही होती थी, तो उस वक्त इवनिंगर अखबार भी, चूँकि टीवी इतने ज़्यादा चैनल नहीं थे प्राइवेट, तो इवनिंगर अखबार में हम देखते थे, फिर वो खबर एक लगती थी, हेडलाइन उसकी जो शाह सुर्खी होती थी कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, और इस शाह सुर्खी के बाद हमने कब्ज़ा ग्रुप बड़े बड़े ताकतवर वहाँ से भागते देखे अपना सामान छोड़कर। तो एक वो वक्त जमात इस्लामी थी, स्ट्रीट पावर भी थी और लीडरशिप भी। सिराजुल हक साहब नो डाउट बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब बड़े उनके अपने जो हर हवाले से अगर देखा जाए, उनका आज भी जमात इस्लामी के अमीर हैं, बहुत ज़्यादा उनका फंड है, चैरिटी सब कुछ होता है, हिसाब किताब चीज़ें होती हैं, लेकिन आज भी बहुत छोटे से घर में वो रहते हैं और उनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा है। सेनेटर भी रहे और ये सारी चीज़ें,
वज़ीर लेकिन ख़ज़ाना बहरहाल भी उस रहे। तरीके से वो जमात इस्लामी जो है आज और उसकी जमात इस्लामी, हाँ जमात इस्लामी अगर नज़र आती है तो आपको कराची की हद तक जो हाफिज नईमुर रहमान है उन्होंने जमात को ज़िंदा किए रखा हुआ है, और वहाँ पे आप देखें कि ख़ास एक जमात इस्लामी जो है वो नज़र आती है बाकायदा आपको। कराची के अंदर जमात इस्लामी की क्या पोजीशन देखते हैं? 8 फरवरी में कोई जमात इस्लामी कोई कहीं चमक रही है या पूरे पाकिस्तान से? देखिए अभी बल्दियाती इंतखाबात में तो उन्होंने अच्छा खासा अपना, देखिए ना उनकी सूबे में हुकूमत थी ना वफाक में हुकूमत थी, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा खासा नताइज दिए। अब मेरे ख्याल देखना में ये जीत है, के नताइज दिए कल साहब, वो हाँ तो जी, बाद में रिजल्ट में काफ़ी हाँ चीज़ें। वो तो मेयरशिप भी वो ले ली है उन्होंने, हम्म, बेसिकली अगर देखा जाए तो मेयरशिप तो उनकी है। पीपल्स हाँ, पार्टी ने जबरदस्ती मतलब अकलियत छीनी है। अक्सरियत पे मुसल्लत हुई पड़ी है ना, हाँ, अकलियत पे, यानी अक्सरियत पे अकलियत अकलियत। मुसल्लत है इस वक्त हम्म, वहां पे। वरना जमात इस्लामी का मेयर जो है वो तो मतलब उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। बिल्कुल, तो आज अदम इत्मीद अगर हो तो क्या मेयर जो है वो प्रिवेल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यही मसला है ना कि ये तो जुल्म ज्यादती है ना, फिर ये तो कोई जमहूरियत तो नहीं है ना, ये तो फिर एक बदतरीन जो है एक आमरीत की शक्ल वैसे है जो जमहूरियत मेरे की। ज़राए हैं हाँ जी, कराची हाँ से, जी। हमने इसको देखा, पढ़ा, डिस्कस किया, वो कहा जाता है कि अगर हाफ़िज़ नईमुर रहमान कराची के मेयर मुंतखब हो जाते तो कराची का नक्शा बदल सकता था। ऐसे उनकी तारीफ़ की जाती है काम के हवाले से। देखिए यकीनी तौर पर बदलता या नहीं बदलता, लेकिन जिन लोगों ने अगर वोट दिए हैं और इतनी बड़ी तादाद में उनके जो लोग मुंतखब हुए हैं, तो ये इस चीज़ का यकीनी तौर पर एक सबूत है कि उनके हवाले से, उनके इखलास के हवाले से, या उस जमात की परफॉर्मेंस के हवाले से, या उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो उम्मीद है वो तो अभी मौजूद है आवाम के अंदर, और उनको अगर मौका दिया जाए तो ये बात भी साबित हो जाएगी कि वाकई वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जिसका जितना हक है जमहूरियत के अंदर, अगर सिस्टम है तो उसके अंदर उसको दे मिलना चाहिए, और ताकि वो जो जो आवाम की मांगों के मुताबिक जो भी जमात है वो डिलीवर करती है या नहीं करती, वो अवामी अदालत में उसका फैसला अवाम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का करके किसी को आप अकलियत को अक्सरियत पे मुरतब करते हैं तो फिर ये अवाम के जो उमंगों या तर्जमानी उसके बरक्स होगा फैसला। और ये ताकत का सरचश्मा जो अवाम वाली बात है, पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं जिन्होंने कहा, और ओवरऑल भी बात दुनिया में एक यूनिवर्सल है, तो लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने जो काम किया है, ये उन्होंने अपने ही कायद जो है बानी है उसके फरमुदार जो है उसके बिल्कुल बरक्स काम किया है, ये जो मेयरशिप लेके। लेकिन खल साहब, अक़लियत को अगर अक्सरियत पे मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर मुआशी तौर पर भी एक मुल्क जो है, एक रियासत जो है, बड़े चैलेंजेस का सामना करती है। अभी हम देख रहे हैं कि मुल्क में बिजली का बहरान बढ़ गया है, गैस का बहरान भी सर पे है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भी कौन ऐसी लोग हैं या कौन ऐसी पावर्स हैं जो नहीं चाहती कि मुल्क जो है वो एक शफाफ इंतखाबात का मुकम्मल हो और ये तमाम क्राइसिस को हम जो है इनसे निबरद आजमा हो सकें। अच्छा मुझे बताएं, एक तरफ तो हम कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस देते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली जो है हमने एग्रीमेंट कर ली है, बिजली हमारे पास वाफर मौजूद है, आज तो सर्दियां हैं, एसी भी बंद है, और उसके बावजूद अगर 4 से 5 घंटे का दुरानिया अगर लोड शेडिंग हो रही है, ये तो फिर वो किधर गया वो जो हमारे मुआहदे हैं? और इसके बावजूद इसका मतलब है ये सारा फिर जालसाजी थी। ये जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम पेमेंट देते हैं, इसका मतलब है उनके पास तो फिर बिजली बनाने की सकत ही नहीं है, उनके बिल्कुल। पास वो कैपेसिटी है ही नहीं, तो चार्जेस किस बात के ले रहे हैं? हम्म, तो अगर वो पूरी बिजली नहीं कर पाते सर्दियों में भी, तो ये ठीक है, सर्दियों में यकीनी तौर पर आपको पता है डैम्स के अंदर जो है पानी की कमी होती है, हाइडल की बिजली की कमी होती है, लेकिन ज़्यादा तो हमारी आजकल जो बिजली का इन्हिसार है वो आपको पता ही है कि वो तो हमारे जो कोयले के जो प्लांट हैं, या जो हमारा एटमी जो प्लांट या जो आईपीपी हमारे हैं, उनके ज़रिए हम बिजली हासिल करते हैं। पानी के ज़रिए बिजली तो उस हिसाब से रेशो अगर देखा जाए तो बहुत कम आती है, तो उससे इतनी ज़्यादा अगर शार्टफॉल हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? तो मैं समझता हूँ इस पे भी जो ये चीज़ है ये देखना चाहिए दूसरी हुकूमत को जानिब एक कि ये खदशा भी जाहिर कैपेसिटी। कर जी जी। दिया गया है आलमी बैंक और नई हुकूमत की जानिब से तवानाई और टैक्सेस इक़दाम के खात्मे का खदशा है। खल साहब, ये खदशा, ये उम्मीदें, ये सारा कुछ, ये क्या है? क्या हम अभी अभी तक इस झंझट में फंसे हुए हैं? हम आलमी बैंक के ज़ेरे, IMF के ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे? ये क्या, कब तक हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए एक तो आप देखें कि जो आलमी बैंक के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि नई हुकूमत मुतअद्दिद इक़दाम जो वापस ले सकती है, और ये एक आप देखें ना, इसमें जो नई हुकूमत आएगी या जो उस हवाले से जो चीज़ें अभी से आना शुरू होगी, एक तो वो कहते हैं कि मुनज़्ज़म मुफाद परस्त जो तबका है वो तेज़ी से ज़रूरी इस्लाहात को वापस ले सकता है, जिसमें एक वो कहते हैं कि तबके के मुफाद की वजह से स्टेक होल्डर्स को खतरात ज़्यादा हैं, और नई हुकूमत गैस, तवानाई
और टैक्स से मुतल्लिक इक़दामात ख़त्म कर सकती है, जबकि सब्सिडी, तजारती टैरिफ और जायदाद पर टैक्स वसूली भी ख़त्म कर सकती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका रेवेन्यू किधर से आएगा? ये मज़ीद आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे, IMF के पास जाना पड़ेगा। और ये उनका भी आलमी का ये भी कहना है कि मुस्तक़बिल की हुकूमत की तरफ से बुनियादी इस्लाहत और तरजीहात की इल्म नहीं। आइंदा इलेक्शन के बाद सियासी दबाव की वजह से गवर्नेंस को ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं और सियासी वजूहात की बिना पर माली पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं और मुश्किल इस्लाहत पर अमल दरामद जारी रखने का वादा ख़तरे में पड़ सकता है। तो अब मामला ये है कि एक तरफ जो भी हुकूमत आएगी, यकीनी तौर पर वो चाहेगी कि आवाम के दिल जीतने के लिए वो उनको रिलीफ देने के लिए इक़दामात ऐसे करे। लेकिन अगर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और जो हमारा जो मुल्की जो ओवरऑल जो हमारा सिनेरियो है कि अगर हमारी इंपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम है, करंट डेफिसिट खसारा जो है वो हमारा काफ़ी है, और फिर उसके बाद जो है हमारे जो रुपए और डॉलर का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को देखते हुए और टैक्स की रिकवरी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, तो कर्ज़ों की मद में जो आपने वसूल देने हैं पैसे और उनकी सूद की मद में जो अदायगी हैं वो भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके हवाले से, और फिर वो हुकूमत भी अवाम की हकीकी जो अवामी जो है हुकूमत ना हो तो फिर यकीनी तौर पर उसके ऊपर और ज़्यादा दबाव भी होगा एक सवाल है मेरा और वो यहाँ पे। कमज़ोर भी होगी, और वो कमज़ोर हुकूमत जो है वो ऐसे सख्त फैसले नहीं कर सकती जो कि पाकिस्तान की देर पा यानी तरक्की और खुशहाली के लिए, लेकिन वो उनके असरात देर पा हों। यानी हुकूमत तो चाहती है कि ऐसा काम किया जाए जिससे उस हुकूमत के होते हुए ही उसके फ़ायदे मिले, समरात मिले। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगी कि जो कि आने वाली उनकी हुकूमत के बाद उसके असरात जो मस्बत है वो मरतब हों। और ऐसे ही मनसूबे देरपा होते हैं, मुस्तकिल होते हैं, पायदार होते हैं, लेकिन हर हुकूमत जो है शॉर्ट टर्म चीज़ें करती है, और शॉर्ट टर्म का नुकसान क्या होता है कि मुल्क मज़ीद जो है बदहाली की तरफ जाता है बजाय तरक्की और खुशहाली की तरफ। खुशहाली की बजाय बदहाली की तरफ जाता है। जब को मुसल्लत कर दिया जाएगा अक्सरियत के ऊपर तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर ये चीज़ें बढ़ती हैं और ये नुकसान करती हैं कि रियासत के लिए जिस तरह से पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार है, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन व खुशहाली लेके आए और मुल्क पाकिस्तान हमेशा फले फूले और आगे बढ़े। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद गुल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।